ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उसके उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये GS 3 इंटरनल सिक्योरिटी प्लस GS 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ओके, इसका कॉम्बिनेशन है। कहीं से भी यूपीएससी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे पूछ सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, रादर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नो। इवन अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आई ऑल्सो से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट। आपको पता है, पहला न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है, सो इनिशियल जो 1930s का न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, दैट हैपेंड इन जर्मनी। तो जर्मन साइंटिस्ट जो थे, ओके, वो पहले आगे गए थे। किसी ने भी ओपेनहाइमर देखा है तो वहां पर आपने नील्स बोर के बारे में सुना होगा। ओके, और हाइजेनबर्ग वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, राइट, हाइजेनबर्ग के बारे में। सो जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे, दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट जिनको जिन्होंने इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे काम किया था, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है। देन ओपेनहाइमर केम 1945 में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था, इट बिकेम अ सक्सेस। 1945 में टेस्ट हुआ था, सेम ईयर। ओके, सेम ईयर जो था, उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे ये फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया था। ओके, सो बेसिकली व्हेन दिस हैपेंड, तो इट पीक्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स एज वेल। तो इंडिया में भी काफी सारे लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। स्पेशली उसमें सबसे बड़ा नाम था होमी जहांगीर बाबा का। ओके, होमी जहांगीर बाबा जो थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द एटम फॉर पीस इनिशिएटिव। एटम फॉर पीस इनिशिएटिव आप समझते हैं IAEA के नाम से। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, कि IAEA के जो इंस्पेक्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। ओके, IAEA की इंस्पेक्शंस कहाँ पर होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? एक क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स में, वेयर डज IAEA इंस्पेक्शन हैपेंस? एनीवन? ऑप्शंस आई विल टेल यू। तो ये हम बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। उतना ऑप्शंस में, कोई चारों ऑप्शन याद नहीं है। आंसर इसका क्या है? IAEA, जहां पर भी न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है विच हैज कम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर आप न्यूक्लियर मटेरियल मंगा रहे हैं बाहर की कंट्री से, यूरेनियम मंगा रहे हैं या कुछ और मंगा रहे हैं जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है, तो आपको IAEA इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहना है। बिकॉज IAEA जो है वो ये चेक करेगी कि फॉरेन से जो आपने ट्रेड, क्योंकि ट्रेड रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ओके, तो ट्रेड जो है, अगर आपने फॉरेन कंट्री से, मान लो कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगाया, और यूरेनियम जो है उसको आप बोल रहे हो कि इट विल बी ओनली यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस, जैसे वो नहीं बोलते अपना एडमिरल जनरल अलादीन, तो उसी तरीके से इफ यू आर सेइंग विथ अ स्माइल ऑन योर फेस दैट इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो आप IAEA विल चेक। ओके, IAEA विल चेक वेदर द फॉरेन मटेरियल जो फॉरेन कंट्री से आपने मंगाया है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर राइट पर्पसेस और नॉट। ओके, और अगर IAEA बोलती है कि नहीं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं rather than using the material for the peaceful purposes, तो हो सकता है कि आप पे सैंक्शंस या आप पे मिलिट्री एक्शन भी ले ले, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री हैं। ओके, सो इनिशियल फेज कब स्टार्ट हुआ था? 1944 से 60 के बीच में। एस्टैब्लिश्ड इन 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था, होमी जहांगीर भाभा। ओके, ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू पंडित नेहरू। ओके, पंडित नेहरू से काफी उनका अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप था। तो उन्होंने पंडित नेहरू को कन्विंस करने में वो कामयाब रहे थे। ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग श्योर कि जो प्रॉपर इंडियन स्टेट का प्रॉपर जो फोकस है वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे रहे। एंड उसके बाद सबसे पहले 1954 में हमने कैनेडियन हेल्प से हमने ये ट्रॉम्बे में अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको हमने क्रिटिकल किया था। सो दिस वाज अ टेस्ट रिएक्टर। ओके, दिस वाज नॉट अ प्रॉपर रिएक्टर, ये टेस्ट रिएक्टर था। आपने अगर वो देखा होगा रॉकेट बॉयज, तो उसमें यू माइट हैव सीन द सीन जिसमें ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्विमिंग पूल है, दिस इज देयर टू कीप द रिएक्टर स्कूल। ओके, दिस इज देयर टू कीप द रिएक्टर स्कूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है, इसमें कूद गए थे। ओके, इफ यू गाइस माइट रिमेम्बर।
उसके बाद वी वेंट ऑन अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, इट वेंट क्रिटिकल 1956, इट वाज फॉलोड बाय साइरस इन 1960, और दोनों ट्रॉम्बे में थे और ये रिसर्च रिएक्टर्स थे। प्लूटोनियम प्रोडक्शन जो था, साइरस रिएक्टर जो था, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्लूटोनियम विच कुड पोटेंशियली बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन। तो यू नीड प्लूटोनियम, okay, you need to enrich plutonium, not only plutonium, you need to enrich, okay, okay, आपको प्लूटोनियम एनरिच करना पड़ेगा, तब जाके होता है। ओके, सो इंडिया आफ्टरवर्ड्स इट वेंट एंड स्टार्टेड द मिलिट्री एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक चीज थी कि चाइना वाज ऑलरेडी, चाइना जो था इट ऑलरेडी बिकेम न्यूक्लियर, और उसके साथ हमने 1962 में वॉर लड़ा था और 67 में चोला इंसिडेंट हुआ था। तो ऑलरेडी चाइना वाज अ बिग एडवर्सरी। तो हमें भी इंदिरा गांधी जो थी, शी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि चाइना के साथ हमें पैरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ था, 1971 में हम हमारे ऊपर ऑलमोस्ट यूएस अटैक हो गया था। तो 74th टास्क फोर्स, जिसमें ईगल टास्क फोर्स, 74th ईगल टास्क फोर्स, जिसमें यूएसएस इंटरप्राइज का शिप था, यूएसएस इंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर, इट केम इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो वी ऑलमोस्ट गॉट अटैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया के जो प्लानर्स थे, डिफेंस प्लानर्स और सिक्योरिटी प्लानर्स थे, जिसमें से एक नाम पता है कौन था, एस जयशंकर जी जो थे, उनके फादर। ओके, ही वाज द पर्सन, ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने गाइड किया था इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, और इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उन्होंने गाइड करके उसको लिखा था। तो एस जयशंकर साहब के फादर भी थे इन्वॉल्व इसमें। सो इंडिया आफ्टर सीइंग दिस कि यार ये अमेरिका भी हम पे अटैक कर सकता है, सो वी नीड सम डिटरेंस, तो हम गए स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। वी वेंट फॉर स्माइलिंग बुद्धा। वहां पर हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। और हमने वर्ल्ड को बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो इंदिरा गांधी इज एट द लोकेशन ऑफ द स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या था कि स्माइलिंग बुद्धा वाज मियरली अ टेस्ट ऑफ केपेबिलिटी। यहाँ पर हमने वेपनाइज नहीं किया था। हमारे पास ओके लिमिटेड क्वांटिटी में बॉम्ब्स आ गए, बॉम्ब्स नहीं आए थे हमारे पास, न्यूक्लियर डिवाइसेस आ गए थे, लेकिन उसको हमने वेपनाइज किसी तरीके से नहीं किया था हमारे पास डिलीवरी के लिए। और फॉर 2 decades, ऑलमोस्ट 2 decades, हमारे पास जो प्लान क्या था कि अगर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना है तो एक नेकेड न्यूक्लियर डिवाइस को हम मिराज में स्ट्रैप करके, बाय द वे मिराज केम इन द अर्ली 1980s, मिराज 2000 में स्ट्रैप करके नेकेड न्यूक्लियर डिवाइस को हम पाकिस्तान पे ड्रॉप कर देंगे। उस समय पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान वाज आल्सो AQ खान के अंडर, अब्दुल कादिर खान के अंडर, इट वाज आल्सो परस्यूइंग दिस न्यूक्लियर ऑप्शन। तो हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान क्या था बेसिकली कि अगर देखो हमारे पास ना मिसाइल्स थे, हमारे पास ना ये था ICBM था, हमारे पास ना कोई प्रॉपर सबमरीन था, न्यूक्लियर लॉन्च बैलिस्टिक सबमरीन। ऑल आर सबमरीन्स वेयर स्मॉल अटैक सबमरीन्स, जो किलो सिंधु सिंधु क्लास, याद है सिंधु घोष, सिंधु दुर्ग, जो सिंधु क्लास सबमरीन्स, रशियन किलो क्लास सबमरीन्स था हमारे पास। सो हमारा प्लान था फॉर 2 decades, ऑलमोस्ट 20 years तक आफ्टर स्माइलिंग बुद्धा, कि अगर हमें यूज करना है बेसिकली, अगर हमें बेसिकली यूज करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बेसिकली कि हम एक नेकेड न्यूक्लियर डिवाइस को चुपचाप क्या करेंगे, मिराज के ऊपर स्ट्रैप कर देंगे और मिराज से ड्रॉप कर देंगे। सो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड प्लान, दिस वाज नॉट अ वेरी सेफ प्लान। देन आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, हम पे सैंक्शंस लगे। हमारा जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो भी ट्रेड वगैरह था, स्पेशली इन न्यूक्लियर डेवलपमेंट, क्योंकि कनाडा और यूएस हमें सपोर्ट कर रहा था न्यूक्लियर डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो थी वो हो सकता था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से कंप्लीट कर जाए। उस पर्पज से कनाडा यूएस हमें सपोर्ट कर रहा था, बट व्हेन इट सॉ कि स्माइलिंग बुद्धा हो गया है एंड इंडिया इज कीन on developing it as a weapon, तो it went ahead and stopped all kinds of help. उसके बाद इंडिया जो है आगे बढ़ा और इंडिजिनस डेवलपमेंट की तरफ गया, और वहां से हमारा जो न्यूक्लियर रिसर्च है और डेवलपमेंट है, इट डेवलप्ड ऑन एन इंडिजिनस, एक लोकल ट्रैक पे चला। ओके, देन
in the 1980s we started the IGMDP integrated guided missile program, जिससे हमारा पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स, अभी आप देखते हो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स, लैंड टू लैंड, ओके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो हमारा है, पृथ्वी इज द शॉर्टर रेंज, ओके, और अग्नि इज द लॉन्गर रेंज मिसाइल। तो पृथ्वी और अग्नि सीरीज के मिसाइल IGMDP से निकले, और वी गॉट अ गुड चांस टू वेपनाइज, ओके। तो जो उसका टिप होता है, सपोज दिस इज द मिसाइल, तो उसके टिप पे हमने बोला कि टिप पे अब हम न्यूक्लियर डिवाइस स्ट्रैप करके और हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो एक हमारा ट्रायड जो था, न्यूक्लियर ट्रायड का एक कड़ी और एक फेसेट, दैट वाज लैंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स, वो कंप्लीट हुआ। देन हमने इंडिया में वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को एनरिच करने के लिए जो एफर्ट्स थे उसको हमने स्टार्ट किया, और इससे क्या हुआ, हमारा स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट हो गया। हमारा क्या हो गया, स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट हो गया। देन इन 1998 पोखरण 2 वाज डन, ओके। तो एबी अटल बिहारी वाजपेयी एबीवी के अंदर ये हुआ था, ओके। सो इट इज सेड कि जो आपके ये नरसिम्हा राव है, नरसिम्हा राव हैड सेड कि मैं जा रहा हूं आफ्टर एबीवी मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि नरसिम्हा राव का टेन्योर खत्म हो गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव बोलते थे कि प्रॉमिस मी वन थिंग, यू विल गो अहेड विद द न्यूक्लियर लॉन्च। ये मैं नहीं कर पाया, ये मुझे बहुत दुख है, लेकिन यू प्रॉमिस मी, ही सेड टू अटल बिहारी वाजपेयी कि आप इसको करोगे, मेरे लिए करोगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रॉमिस टू नरसिम्हा राव दैट वी आर गोइंग टू, ओके, वी आर गोइंग टू डू द लॉन्च, यू डोंट वरी। इंडिया जो था उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब हम किसी भी कंट्री पे पहला यूज नहीं करेंगे, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ओके। ये हमारा किसी को डराने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ओके। इट इज द न्यूक्लियर वेपन इज नॉट टू स्केयर एनीवन, इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो ये देख रहे हो पोखरण जो है, ओके, पोखरण में न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग हुआ था। देन 2000s में आपने देखा कि एक तरीके से हम सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से प्रॉपरली निकल गए, और यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हमने देखा कि अब हमारा जो फ्यूचर है इट इज इन द यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमने यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया। दिस आई विल टीच यू इन डिटेल इन IR क्लास, ओके, डोंट वरी। तो यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट में जो यूएस है, ओके, यूएस कंपनीज है, वो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हुई, और हमें एक ये ब्रेक थ्रू था, बिकॉज वी आर नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो अमेरिका जो है वो बहुत उसको पुश कर रहा था कि आप साइन कर ले, लेकिन हमने बोला नहीं कर पाएंगे हम। तो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल, ओके, वो हमें मिलेगा अब अमेरिका के थ्रू थ्रू दिस एग्रीमेंट, बिकॉज अमेरिका जो है वो एक लीडर है, ओके। फिर अब हमने वी वेंट फ्रॉम द 2010s, वी वेंट फॉर द न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड में क्या होता है, बेसिकली हम तीनों तरीके से, एयर, ग्राउंड एंड वाटर, ओके, एयर, ग्राउंड एंड वाटर, तीनों तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसमें फॉर द लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एयर के लिए हमारे पास रफेल है, मिराज है, ग्राउंड से हम अग्नि सीरीज मिसाइल है, पृथ्वी सीरीज मिसाइल है, which we can use for nuclear delivery. Water के लिए हमारे पास INS अरिहंत है, which is a nuclear SLBM, okay, submarine launch ballistic missile, okay, ballistic missile। एक उसमें क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसमें साइलोज होते हैं, और उसके थ्रू, ओके, उसमें हमारे पास कौन सा मिसाइल है, कैन एनीवन से, K5, K5 सागरिका मिसाइल जो है, वी कैन लॉन्च एंड इट कैन बी न्यूक्लियर एक्टिवेटेड है, बदले में हम पैसा देंगे उनको, ओके। ऑल राइट, ठीक है, दिस इज डन, ओके। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट ये जूम के साथ कुछ लफड़ा है, आई एम नॉट एबल टू अपग्रेड माई मेंबरशिप। तो कैन यू ज्वाइन अगेन, एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हो? आज के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी, ओके। आई विल सेंड द लिंक अगेन, ओके, अभी लेस देन 1 मिनट है, आई विल सेंड द लिंक अगेन, ओके, डोंट वरी। ओके, सो अभी हमने ट्रायड की बात की। ट्रायड क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रायड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए फ्रेंड्स, ओके। यू हैव टू हैव ऑप्शंस, कि जैसे न्यूक्लियर डिलीवरी का समय आता है, तो उस समय अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बाय द वे, पाकिस्तान कैन ओनली लॉन्च थ्रू लैंड मीडियम, उसके पास सिर्फ मिसाइल्स है, एंड इट ओनली कवर्स अप टिल मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश से आगे इट कैन नॉट डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, वेयर एज इंडिया जो है वो पूरे चाइना को कवर
कर सकता है, हाँ पूरे चाइना को कवर कर सकता है, और पूरे पाकिस्तान को तो पहले पहले दिन से, बिकॉज पाकिस्तान का ज्योग्राफी जो है इट इज नैरो, ओके, इट इज नैरो, ओके, और ऐसे है, ओके, इट्स लॉन्ग इलोंगेटेड उनका वो है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाई, ओके, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। सो स्माइलिंग बुद्धा जो है, स्माइलिंग बुद्धा, इट हैपेंड इन 1974, मई 18 1974 को हुआ था। पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में हुआ था, और हमने 12 किलो टन का बॉम्ब जो है उसको हमने फोड़ा था वहां पर, ओके। सो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आई टोल्ड यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस थिंग, कि बेसिकली जो टास्क फोर्स आ गया था 74th कैरियर टास्क फोर्स, यूएसएस एंटरप्राइज आ गया था हमारे बे ऑफ बंगाल में, तो हमें लगा यार अमेरिका से हम कैसे लड़ेंगे। अमेरिका से एक ही मुद्दे से हम लड़ सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियर वेपन्स, ओके। न्यूक्लियर वेपन्स अगर अगर हमारे पास होगा तो दैट विल प्रोवाइड डेटरेंस, ओके। इंडिया जो है इट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया था, और इट वाज कैरिड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। और साइंटिफिक रिसर्च बोला था हमने, बट रियल जो मुद्दा था, ओके, रियल मुद्दा यही था कि हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए था, हम वेपन्स से, कन्वेंशनल वेपन्स से अमेरिका से नहीं जीत सकते थे, ओके। पोखरण टू हुआ, मैंने आपको बताया 20 ईयर्स तक किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट था वो सारा इंडिजिनस था, और हमने उसको वेपनाइज नहीं किया था, अपने वेपन्स को, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को वेपनाइज नहीं किया था। यही हमारा सोच था कि अगर हमें कभी भी लॉन्च करना होगा तो हम ओपन एक नेकेड न्यूक्लियर वेपन को स्ट्रैप कर देंगे उसको मिराज में, और उससे हम लोग डिलीवरी करेंगे। दैट वाज नॉट अ वेरी गुड प्लान, बट आज के डेट में इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, एसएलबीएम है हमारे पास, ओके, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, which can be launched by okay this INS Arihant class submarines, और K5 मिसाइल से अभी K7 मिसाइल्स डेवलप हो रहा है। तो K5 और K7 का मतलब क्या होता है? K5 मतलब होता है 5000 किलोमीटर तक मार सकता है, और K7 का मतलब है 7000 किलोमीटर तक, ओके, इट कैन स्ट्राइक। उसके बाद हम लैंड से भी अग्नि मिसाइल है हमारे पास, हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, ओके, और भी मिसाइल्स है हमारे पास, प्रलय है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए, वी कैन यूज दैट आल्सो, ओके। निर्भय वगैरह पे भी आप, ओके, यू कैन मे बी मॉडिफाई दैट एंड यूज इट एज अ न्यूक्लियर लॉन्चर। और हम फाइनली हमारे पास रफेल है और हमारे पास मिराज है, बोथ आर न्यूक्लियर केपेबल, और उन दोनों पे टेस्ट हो चुका है। और रफेल जो है, मिराज है, बोथ आर न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया था पोखरण टू में, अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट, जहां पर हमने 43 to 45 किलो टन का बॉम्ब फोड़ा था। स्माइलिंग बुद्धा में याद होगा आपने, हमने 12 किलो टन का फोड़ा था, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसका जो इंटेंसिटी था, इसका जो पावर था, दिस वाज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स व्हाट वी डिड इन 1974, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इसका जो प्लानिंग था, ये सारा प्लानिंग नरसिम्हा राव के समय हो गया था। एंड नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था अटल बिहारी वाजपेयी से दैट ओके यू आर गोइंग टू डू दिस टेस्ट, ओके। देन जो टेस्ट था, इट वाज जस्टिफाइड बाय इंडिया एज अ नेसेसिटी टू मेंटेन अ क्रेडिबल डिफेंस कैपेबिलिटी and to ensure national security in a regional context which was marked by nuclear armed neighbors। हमारा चाइना जो था ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्म था, पाकिस्तान वाज सीक्रेटली न्यूक्लियर आर्म। तो जैसे ही हमने पोखरण टू किया, पोखरण टू जैसे ही हमने किया, पाकिस्तान वेंट अहेड विथ इट्स ओन टेस्ट इन द चागाई हिल्स इन बालूचिस्तान। तो बालूचिस्तान में एक चागाई हिल्स है, वहां पर पाकिस्तान ने अपना कर दिया था। इट वाज लेड बाय अ पर्सन, ओके, पर्सन हुज नेम वाज एक्यू खान। तो एक्यू खान जो थे, पार्ट टाइम साइंटिस्ट थे, पार्ट टाइम चोर थे। नीदरलैंड्स की लेबोरेटरी से उन्होंने न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका ब्लूप्रिंट जो था उसको चुरा लिया था, और पाकिस्तान ले आए थे। और ओके, ही वाज अ वेरी मीडियोकर साइंटिस्ट। और ओके, सो ही वाज कॉल्ड द न्यूक्लियर मैन ऑफ पाकिस्तान। एंड ही ओके, ही बेसिकली उन्होंने नीदरलैंड्स में एक कंपनी में काम करते थे, नीदरलैंड्स की कंपनी में काम करते थे, और रात को गए थे, और रात को जाके उन्होंने जितना भी न्यूक्लियर वहां का ब्लूप्रिंट था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उसको जाके चुरा लिया था, ओके, परफेक्टली इन लाइन विथ व्हाट देयर डिप्लोमेट्स आल्सो डू।
बाय द वे डिप्लोमेट उनके साउथ कोरिया में और कतर में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए। एक एक तो जेब काट रहा था डिप्लोमेट, दूसरा शॉपलिफ्टिंग कर रहा था। तो ही इज एट होम। AQ खान साहब जो हैं, ही इज एट होम विथ द रेस्ट ऑफ हिज पीपल। ओके। सो यस, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट था। हम पे सैंक्शंस लगे थे। हम पे सैंक्शंस किसने लगाए थे? हम पे यूके, यूएसए और जापान ने सैंक्शन लगाए थे, लेकिन सैंक्शन बहुत सॉफ्ट सैंक्शन थे। दिस वाज नॉट एज हार्ड बिकॉज दे आल्सो न्यू। और ये जो सैंक्शन थे, दे वर ऑटोमेटिक सैंक्शंस, दे वर नॉट डेलिबरेट सैंक्शन। क्योंकि कोई भी उनका पॉलिसी किया है, यूके, यूएसए और जापान का, कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ओके, उस पे सैंक्शन लगता है। तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे सैंक्शन लग गए थे, लेकिन हम पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन के बाद बिल क्लिंटन, ओके, बिल क्लिंटन ही केम टू इंडिया। ओके, ज्यादा दिन रहा भी नहीं। और उस समय इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड बहुत मिनिमम था, ना के बराबर था, तो हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। इसराइल, फ्रांस और रशिया, दीज थ्री कंट्रीज डिड नॉट से एनीथिंग टू अस। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इंडिया का वो होता है, इंडिया का बेसिकली इंडिया जो है, इट इट हैज ऑल द राइट्स टू डू इट। ओके। रशिया, क्योंकि रशिया ऑब्वियसली हमारा यूएसएसआर के साथ फ्रेंड था, यूएसएसआर ने कुछ हेल्प भी किया है हमें। इसराइल जो है वो खुद का अपना न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको डेवलप कर रहा था, तो वो किस मुंह से हमें बोलता है? इसराइल हमारा अलाई भी बन चुका था। 92 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए थे, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ द राइट विंग बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, राइट विंग बीजेपी गवर्नमेंट का एक एलाई था। और फ्रांस जो था, मैंने बताया था 1956 में जो सुएज क्राइसिस हुआ था, सुएज क्राइसिस के बाद से फ्रांस जो है वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करता है। तो इसीलिए उसने यूके, यूएसए और जापान के साथ ऑटोमेटिक सैंक्शंस नहीं लगाए थे। तो ऐसा नहीं था कि हम पे जो सैंक्शंस लगे थे, दिस वाज ऑफ मैलिशियस इंटेंट या हमें रोकने के लिए, दिस वेर ऑटोमेटिक सैंक्शंस। अगर कोई भी कंट्री करता, पाकिस्तान पे भी लग चुके थे बाय द वे। पाकिस्तान पे भी ऑटोमेटिक सैंक्शन, जो चागाई उनका प्रोजेक्ट था, चागाई हिल्स में जो उन्होंने न्यूक्लियर लॉन्च किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स किए थे। ठीक है। यस, दिस हैज एग्जैजर्बेटेड द रीजनल टेंशन। अब पाकिस्तान जो है उसने भी सिमिलर टेस्ट किए, तो एटमी ताकत अपने आप को बोलता है। एंड भुट्टो जो था, ओके, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन द 1970s ही सेड दैट वी शैल ईट ग्रास बट वी विल बिल्ड एन एटम बम। हम ग्रास खाएंगे, और लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, क्योंकि 74 में जो स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, उससे पाकिस्तान जो है पूरे सक्ते में आ गया था। ओके, पाकिस्तान का बेसिकली जो पूरा वजूद है वो खतरे में आ गया था। पूरा जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो थी वो पीक पे पहुंच गई थी कि भाई हम करेंगे क्या। ओके। So after that, very soon, Bill Clinton came to India, the US president, that time जो US president थे, and he said कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, और हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा इस पे। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, व्हाई डू वी नीड न्यूक्लियर टेस्ट? आप सोचते हो यार, ये न्यूक्लियर टेस्ट करना क्यों है? ऐसे ही स्टॉक पाइल कर लो। व्हाट इज द रीजन फॉर न्यूक्लियर टेस्ट? तो सबसे पहले हमें कंफर्मेशन करना होता है वेपन्स डेवलपमेंट का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टॉकपाइल कर लेंगे लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर टेस्ट इज डन। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू यू नो सोचता रहता था, भाई करना क्यों है। बट देन आई रिसर्च समथिंग, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा, फिर आई रियलाइज कि नहीं, वेपन डेवलपमेंट को साइंटिफिक क्रॉस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब उसका यूज आए, तो ये जो जिस सीरीज का हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया है, उस सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना है, वो वेरीफाई हो जाए। ओके, दैट कैन बी वेरीफाइड अर्लियर। दूसरी चीज क्या है? डिटरेंस। हम जब करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट, तो हमारे नेबर्स और हमारे एडवर्सरीज को पता चलता है दैट दिस कंट्री हैज गॉन न्यूक्लियर। ओके, और असल में अगर हम फोटोज वगैरह दिखाते हैं, फोटोज अगर आप देखोगे, कहाँ गया फोटोज, वेयर आर द फोटोज, ये रहा फोटोज। तो इस टाइप के फोटोज आप रिलीज करते हो, तो यू गेट टू नो। ओके, ऑलराइट, यू गेट टू नो। यस, इसराइल ने क्यों नहीं किया? बिकॉज दैट वुड हैव कॉज्ड अ जियोपॉलिटिकल अपहीवल इन द मिडल ईस्ट। इसराइल के पास है, बॉम्ब है, एंड इट हैज बीन confirmed by various independent experts. इसराइल इज अ न्यूक्लियर स्टेट, बट इट इज अ सीक्रेटिव न्यूक्लियर स्टेट। उसने कभी भी ऑफिशियल नहीं आया है वो। ओके, और उसका न्यूक्लियर जो
डिवाइसेस है दे आर नॉट दैट बिग। उसका टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस ज्यादा उस पे फोकस है इसराइल का। ओके, तो दिस इज डन। ओके, वेपन डेवलपमेंट डिटरेंस, एंड यू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि देखो भाई ज्यादा हरकत करोगे बॉर्डर पे तो आपके लिए हमारे पास गिफ्ट तैयार है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में भी हेल्प करता है। ओके, इट हेल्प्स आल्सो इन वैलिडेटिंग द साइंटिफिक रिसर्चेस। तो ये सारी चीजें हैं, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का टेस्ट होता है। तो कंट्रोल, कितना आप कंट्रोल कर सकते हो। सपोज हमें एक आर्मर्ड कॉलम है। ओके, आर्मर्ड कॉलम पे अटैक करना है। ऑल्दो आर्मर्ड कॉलम के पास एनबीटी गियर होता है, दैट इज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल। ओके, एनबीसीटी उनके पास वो रहता है प्रोटेक्शन। एनीवेज, मैं व्हाट आई एम सेइंग, सपोज कितना आप कंट्रोल कर सकते हो अपने न्यूक्लियर डिलीवरी को। अगर आपको किसी सिविलियन सेंटर को टारगेट नहीं करना है और आपको क्या करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना है, ठीक है, तो आप कितना अपने न्यूक्लियर डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यस, आर्मर इज सेफ, टैंक्स जो है एनबीसीटी जो उनका रहता है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट से वो सेफ रहते हैं। सो दिस इज द रीजन यू डू न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, तो अब हम थोड़ा सा एनपीटी और सीबीटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सीटीबीटी एंड व्हाट इज एनपीटी? सीटीबीटी इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी व्हिच बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। 1996 में आया था। ओके, एंड ये बेसिकली क्या है, हमने सीटीबीटी साइन नहीं किया था। ओके, वी हैव नॉट साइंड सीटीबीटी, एंड इंडिया जो है it has put a unilateral moratorium. Okay, it has put a unilateral moratorium on further nuclear testing following the Pokhran second test. Okay, all right। और एनपीटी जो है, एनपीटी थोड़ा पहले आया था, 1970s में आया था। ये कोल्ड वॉर एरा का है, रेलिक है। तो एनपीटी भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके, कौन सी कंट्रीज ने साइन नहीं किया है, कैन यू टेल मी? Can you tell me which all countries apart from India have not signed the NPT? Which countries have not signed NPT? तो चार स्टेट है जिन्होंने नहीं साइन किया है, उसमें से एक इंडिया है, एक इजराइल है, एक पाकिस्तान है, और एक आपका साउथ सुडान है। ओके, आई थिंक यस, और नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया है, डीपीआरके जिसको हम बोलते हैं। तो ये स्टेट्स जो है इन्होंने नहीं किया है। बाय द वे, ईरान इज अ मेंबर ऑफ एनपीटी फ्रॉम द शाह डेज। जो शाह था, पहलवी शाह था, उसके समय से। ओके, उसके समय से यस। इसराइल जो है, इट हैज आल्सो नॉट साइंड बिकॉज उसको डेवलप करना था। अगर वो, उसने ये कहा कि इन फ्यूचर अगर हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। ऑलराइट, इसको हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइनल पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है। तो सबसे पहले क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, कि इंडिया हमेशा ये कहता है, व्हाट इज क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस? इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स दैट वी विल नीड अ न्यूक्लियर आर्सनल विच इज ओनली सफिशिएंट इन साइज, ताकि हमारा प्रोटेक्शन हो जाए। वी विल नॉट गो इनटू एन आर्म्स रेस लाइक दैट ऑफ यूएसएसआर और यूएसए, क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर के पास 8,000 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। USSR has 8,000 nuclear bombs. This is enough to destroy the entire world 100 times over. औकात है हमारी, हम कर सकते हैं। औकात है, बिल्कुल है, हम कर सकते हैं। देखो, ज्यादा महंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। ओके, यस, इट इज अ कॉस्टली अफेयर, बट हम, वी आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, कर सकते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आज का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो, इट इज स्मॉलर, इट इज लाइटर एंड इट इज मोर डेडलियर। और पुतिन ने क्या बोला है बेसिकली, कि जो 8,000 है उसमें से एटलीस्ट 60% विल बी डिसमेंटल्ड, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द 8,000 बॉम्ब्स, ओके, majority of the 8,000 bombs, they are from the 1950s and 60s, so they are very old and bulky। और इनके अपकीप में जो प्रॉब्लम आएगी, तो रशिया ने क्या बोला है कि हम इसका 50-60% को काट देंगे। 8,000, यूएसएसआर हैज द रशिया हैज द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूक्रेन और बाकी सारे कंट्रीज को भी थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन्स मिले थे, बिकॉज
दे वेर द सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर ने क्या बोला था कि रशिया को दे दो, ओके नहीं यूएसएसआर ने नहीं, अमेरिका ने बोला था कि रशिया को दे दो, एक कंट्री के पास रहेगा तो सेफ रहेगा। तो कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ऑल दीज कंट्रीज, उन्होंने इन एक्सचेंज फॉर सम पार्ट ऑफ देयर डेट्स, जो उनका नेशनल डेट था उसके माफी के बदले रशिया को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स ट्रांसफर कर दिए। तो आज जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, बहुत सारे यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स का ये कहना है दैट गिविंग बैक रशिया द 86 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्योंकि यूक्रेन को 86 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिले थे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज रशिया हम अटैक नहीं करता अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते। ओके एनीवे, सो दैट इज अनदर थिंग। इंडिया के पास अभी 250 के करीब, नहीं 250 तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 120 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। पाकिस्तान के पास 140 है। चाइना के पास आई थिंक 250 के आसपास है, 250 के आसपास है। और अमेरिका के पास 3000 है। और इसराइल के पास करीब वही 10-12 होंगे, और नॉर्थ कोरिया के पास भी 10-12 है। 3000 है यूएस के पास, और 8000 है रशिया के पास। ओके 8000 है रशिया के पास। हमारा एक और पॉलिसी है, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब हम किसी भी कंट्री पे फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ऑल्दो आजकल अभी राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया था कि हम सोच रहे हैं एक कंट्री के लिए चेंज करने के लिए, ठीक है, एक कंट्री के लिए हम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा एनएफयू है, इट मींस नो फर्स्ट यूज, हम नहीं करेंगे। ओके हम नहीं करेंगे इसको। अगर आपको पढ़ना है, इफ यू वांट टू रीड अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो एक है डॉक्टर भरत कर्नाड, उनका उनका लेक्चर है यूट्यूब पे, उसको देख सकते हो, 50 मिनट का है। तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है, क्योंकि ही वाज द पर्सन, ही इज अ प्रोफेसर हु हैज हेल्प्ड इन राइटिंग इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ओके सो एनएफयू है हमारा, हम किसी भी कंट्री पे पहला यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैसिव रिटेलिएशन एंड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है दोस्त? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब आप हमें डिस्ट्रॉय करेंगे, हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हम दिल्ली उड़ा दोगे तो हम इस्लामाबाद को छोड़ देंगे, दिल्ली उड़ा दोगे बीजिंग को छोड़ देंगे। ओके मैसिव रिटेलिएशन मतलब कि अगर आप हमें अटैक करोगे तो हम आप पे अनएक्सेप्टेबल डैमेज करेंगे, क्योंकि वो एक गाना है ना, हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल दो वेरी बिगेटेड गाना है, लेकिन इट बहुत ही बिगेटेड गाना है, लेकिन एक तरीके से, ओके एक तरीके से मैसिव रिटेलिएशन जो हमारा पॉलिसी है उसको दिखाता है। ठीक है, सो इंडिया हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड कमांड एंड कंट्रोल, एनसीए में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उसने बनाया है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया है। एनसीए जो है, इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इट प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर डिसीजन मेकिंग की कैसे, ऑलराइट, पहले कैसे हम जो न्यूक्लियर हमारा वेपन्स है उसको हम कैसे गाइड कर सकते हैं। ओके और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है हमने अश्योर की है, और उसके लिए हमने ट्रायड को डेवलप किया। मैंने पहले ही बता दिया था, एयर, वाटर एंड लैंड। तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेसिकली क्या है कि अगर हम पे अटैक हो जाता है, सपोज पाकिस्तान अटैक्स अस और अदर कंट्रीज अटैक अस, तो हमारे पास ऑप्शंस रहे। ओके वी विल हैव ऑप्शंस की पहला अटैक में जितना डैमेज हम सह सकते हैं हम सह लिए, लेकिन सेकंड जो हम स्ट्राइक करेंगे उसमें एनिमी जो है उसकी पूरी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। ओके एक्सपोर्ट कंट्रोल इज देयर। इंडिया जो है, ऑलराइट, इंडिया इज वेरी फर्म ऑन दिस फैक्ट कि हम किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान जो है उसको हेल्प, किस पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को हेल्प किया था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट वेंट टू नॉर्थ कोरिया, और वहां पर जाके उन्होंने हेल्प किया था, नॉट द ऑफिशियल पाकिस्तानी साइंटिस्ट बट retired Pakistani scientists. For some money, they gave the blueprint of Pakistan's Chagai nuclear plant to the North Koreans. और ईरान जो है, ईरान को नॉर्थ कोरिया ने दिया। तो पाकिस्तान ने किसको दिया? नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया ने ईरान को दिया। तो ये सारी हरकत इंडिया नहीं करता है। ओके ये सारी हरकत इंडिया, लिबिया को भी पाकिस्तान ने, ऐसा कहा जाता है कि लिबिया को भी पाकिस्तान ने ब्लूप्रिंट्स दिए थे। ओके और इंडिया जो है वो एडवोकेट करता है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ, एंड हैज कॉल्ड फॉर नेगोशिएशन फॉर अ वेरीफाइबल न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन। ये चीज कब हुई थी? राजीव गांधी के समय हुई थी। दिस वाज अ जीनियस मूव। व्हाई दिस वाज अ जीनियस मूव? ये जो डिसआर्मामेंट हुआ था राजीव गांधी के समय,
सो राजीव गांधी ने वर्ल्ड के लीडर्स को कॉल किया था एंड ही प्रपोज्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारे कंट्रीज अपना न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करते हैं। तो सारे कंट्री जो थे ऑब्वियसली भाई हम क्यों गिव अप करें, तो राजीव गांधी ने कहा यार ठीक है मैंने तो ट्राई किया, अब मैं जो डेवलपमेंट करूंगा पोखरण सेकंड के लिए उसके लिए मना मत करना, क्योंकि मैंने पहले आपसे पूछा था क्या आप अपना न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करोगे, आपने मना कर दिया। तो अब इंडिया के हाथ बंधे हुए हैं, इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग, इंडिया हैज टू गो अहेड with weaponization. Okay. All right. We also have a voluntary moratorium on further nuclear testing. हमने 1998 के बाद कोई भी टेस्ट नहीं किए हैं, ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि अगर टेंशन्स बढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ तो ये मोराटोरियम जो है वो हम लिफ्ट कर देंगे और वी आर गोइंग टू टेस्ट। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव ऑन इंडियाज न्यूक्लियर डेवलपमेंट? आई थिंक दिस इज डन। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नो क्वेश्चंस? I will tell you. Very good question. Very good question. What is tactical and what is strategic nukes? तो basically tactical nukes are miniaturized nuke. Okay, उनको छोटे फॉर्म में कर दिया जाता है on for use on battlefield। और ये जो है टैक्टिकल न्यूक्स जो है ये पाकिस्तान इंडिया को डराता है कि देखो जी हमारे हमारे हमने क्या किया है, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मिनिचराइज करके और हमने सूटकेसेस थमा दिए हैं अपने आर्मर्ड कमांडर्स और अपने इन्फेंट्री कमांडर्स को, ताकि वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो दोज आर टैक्टिकल न्यूक्स। टैक्टिकल न्यूक्स होते हैं स्मॉल एरियाज में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक के लिए। हो सकता है मान लो कि हमारा 100 टैंक जा रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए एक पाकिस्तान विल लॉन्च। ओके, दिस एक्चुअली हैज बीन डिबंक्ड, दिस हैज बीन डिबंक्ड कि इसका कोई इस्तेमाल एक्चुअली में नहीं होता है ऑन द बैटल फील्ड जो है। ऑलराइट, वो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। न्यूक्लियर फॉलोआउट तो तब भी होगा, बिल्कुल होगा। और स्ट्रैटेजिक, ओके, स्ट्रैटेजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने इस्लामाबाद पर अटैक कर दिया, तो इस्लामाबाद में कौन बैठा है? प्राइम मिनिस्टर बैठा है, डीप स्टेट बैठा है, आईएसआई बैठी है, आर्मी कमांडर्स बैठे हैं, राइट? तो हमने स्ट्रैटेजिकली एलिमिनेट कर दिया। वो स्ट्रैटेजिक में न्यूक्लियर डिवाइसेस यूज होते हैं, टैक्टिकल में मिनिचराइज्ड न्यूक्लियर डिवाइसेस यूज होते हैं, छोटे न्यूक्लियर डिवाइसेस जिनका ईल्ड कम होता है। ओके, दूसरी चीज है, एक लिवरमोर लैब है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। लॉरेंस लिवरमोर थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिस्ट थे। तो लॉरेंस लिवरमोर लैब्स हैं, उन्होंने एक सिमुलेशन किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो वॉर था उसके, कि एक अगर फ्यूचर में एक न्यूक्लियर वॉर होगा तो क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और क्या इंडिया का जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो उससे क्या डिस्ट्रक्शन होगा। तो वहां पर हमने देखा कि किसी भी थ्रेशोल्ड में, in any threshold, Pakistan has not retaliated. Pakistan has not retaliated despite having 1,75,000 people killed across Pakistan in nuclear strikes. इंडिया ने न्यूक्लियर स्ट्राइक्स किया और गलती से पाकिस्तान का खुद का बॉम्ब जो है वो फट गया, उसके वजह से 1,75,000 करीब पीपल हैव डाइड इन फरीदकोट, सियालकोट वगैरह, पंजाब जो रीजन है पाकिस्तान का। और वहां पर लिवरमोर लैब्स ने क्या बोला कि पाकिस्तान विल नेवर अटैक इंडिया। तो ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये फ्यूचर वॉर में, फ्यूचर वॉर के लिए कि अगर फ्यूचर में वॉर होता है तो सिमुलेट किया था। सिमुलेशन में बेसिकली जो हमारा स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है, हमने पहले क्या किया है, हमारे लीडर्स ने क्या कहा है, हम हमारा क्या कैपेबिलिटी है, वो सब इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है और उसके बाद सिमुलेशन किया जाता है। आई थिंक दिस सिमुलेशन वाज डन इन द अर्ली 2000s या अर्ली अर्ली जब हम बने थे, पोखरण सेकंड के बाद ही कर दिया गया था, पोखरण 2 के बाद ही कर दिया गया था। सो अर्ली 2000s की बात है ये। ओके, so this is the difference between tactical and strategic nuclear devices. Any more questions? Yes, Vaibhav, you can ask your question. सर इज इट, इससे क्या हम ये भी से बोल सकते हैं कि सर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सर डेलिबरेटली सर वो न्यूक्लियर वो एक्सप्लोजन कर रहे थे, ताकि सर मतलब दोनों के पास सर बहाना मिले कि एक दूसरे ने बना रहे न्यूक्लियर वेपन्स, तो हमें भी सर बनाना आगे ऊपर पड़ेगा। Okay, so Pakistan was denying that it has nuclear ambitions for a very long time. ओपन सीक्रेट था कि पाकिस्तान इज परसुइंग। तो हमने क्या किया था कि बेसिकली उनको बोला भी था कि वी नो अबाउट दिस।
इसराइल जो था, इसराइल ने हमसे जामनगर एयरबेस मांगा था। जामनगर इज इन गुजरात। तो उसने, इसराइल ने क्या बोला था कि आप मुझे जामनगर एयरबेस दे दो और मैं ही जाके जो इनका न्यूक्लियर लॉन्च लॉन्च साइट है, इनका न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट है, उसको तबाह कर देता हूँ यूजिंग माई F-15 जेट्स। तो हमने थोड़ा सोचा कि क्या करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नॉट ओनली टू इंडिया, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इसराइल एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान जो है हमेशा से, पाकिस्तानी एयरफोर्स पीपल, दे फ्लू द जेट्स इन अरब इजरायली वॉर। तो पाकिस्तान हमेशा से ट्रूप्स और एडवाइजर्स भेजते रहता था। एटमी ताकत, कोई मुसलमान कंट्री में एटमी ताकत हो जाए तो ज्यूज के लिए ये बड़ी बात थी। कोई भी मुसलमान कंट्री, देयर आर 57 मुस्लिम कंट्री, उसमें से एक भी कंट्री अगर एटमी ताकत बन जाती, एटम एटम पावर बन जाती, तो इसराइल विच परसीव्स द मुस्लिम कंट्रीज एज अ थ्रेट, ओके, एज अ थ्रेट जो था, उसके लिए, फॉर दैट फॉर दैट इसराइल ने हमसे 1984 में बोला कि आप हमें ना जामनगर एयरबेस दे दो, हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हम लैंड करेंगे थोड़े देर के लिए। ऐसा भी नहीं कि वहां पर हमारे ट्रूप्स जाएंगे, क्या जाएंगे। उन्होंने बोला कि हमारे हमारे प्लेन्स उड़ेंगे इसराइल से, जामनगर में रिफ्यूलिंग करवा दो बस हमारा, और हम उनको ठोकेंगे, वापस आएंगे जामनगर में रिफ्यूलिंग करके, वापस हम इसराइल चले जाएंगे, किसी को रातों रात पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या हुई, दैट बेसिकली एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था, सो ही वेंट टू कराची। कराची में हमारा कॉन्सुलेट हुआ करता था। बाबरी मस्जिद के पहले, बाबरी मस्जिद में इट वाज वैंडलाइज्ड और अंदर घुस गए लोग, एंड द कॉन्सुल जनरल वाज ऑलमोस्ट किल्ड ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद इंसिडेंट। बट बिफोर बाबरी मस्जिद वी यूज्ड टू हैव अ कॉन्सुलेट। हमारा कॉन्सुलेट जनरल था कराची में। तो वहां पर पार्टी हो रही थी। पार्टी में जो हमारे कॉन्सुल जनरल थे उनको साइड में करके एक पाकिस्तानी आर्मी वाले ने बोला, ISI वाले ने बोला कि सर ऐसी बात है, हमें पता है इजरायली प्लान्स के बारे में, अगर इसराइल हम पे अटैक करता है यूजिंग द जामनगर एयरबेस तो हम बॉम्बे को तबाह कर देंगे। वी आर गोइंग टू बॉम्ब बॉम्बे, और हम रिटेलिएशन में करेंगे। हमारे पास F-16 है, यू डोंट हैव एनी आंसर टू F-16। तो ऑब्वियसली इंडिया जो था, एक तरीके से आप सोच सकते हो कि पंगु कंट्री था उस समय। हम ज्यादा, हमारे पास उस समय एक तरीके से हमारी औकात कम थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी औकात बहुत कम थी उस समय। पाकिस्तान वाज एक्चुअली a good adversary, a respectable adversary. It was not a joke that it is now. तो हमने इसको सोचा, एंड देन इसराइल को हमने मना कर दिया कि हम इसराइल आपको हम जामनगर एयरबेस नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद उनका जो डेवलपमेंट है चलता रहा। तो उनका जो चगाई टेस्ट था, चगाई हिल्स जो बलूचिस्तान में, उसको उन्होंने चूज किया था। वाई दे वर पुटिंग इट ऑफ, वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं किया। दे डिड नॉट डू एनी टेस्ट फॉर द रीजन दैट अगर इंडिया करता है तब हम करेंगे। वो होता है ना कि गुड बॉय बनने में, कि भाई दुनिया को दिखाना है, ऐसे हम अंदर से हैं बैड बॉय, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि भाई हम बहुत रिस्पेक्टेबल कंट्री, हम गुड बॉय हैं। तो उसने बोला कि जब हम इंडिया करेगा ना तो उसके तुरंत कर देना। तो एक्चुअली विद इन 3 weeks पोखरन चगाई टेस्ट वाज डन, विद इन 3-4 weeks। तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान का लॉजिक क्या था, कि भाई हमने 4 हफ्ते में बना लिया, हमारा न्यूक्लियर डिवाइस 4 हफ्ते में बना है। तो nobody was buying that crap, nobody was buying that lie। everybody knew कि 20-25 साल से डेवलपमेंट में था। AQ खान, भुट्टो के समय से, भुट्टो ने ही बोला था वी विल ईट ग्रास बट वी विल डेवलप न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और उसके बाद पाकिस्तान जो था, इट बिकेम अ न्यूक्लियर डेवलप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब हैविंग कंट्री। सो द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, अच्छा, पहले बाप फिर बेटा, ये भी ठीक है। नहीं, टैक्टिकल न्यूक्स का जो यील्ड है दैट इज सो लेस। मैंने बोला ना सूटकेस में फिट हो सकता है, बेसिकली सूटकेस वर्जन है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। इट इज अ मिनिचराइज बॉम्ब्स। तो हमारे सिटी पे अटैक होगा, हो सकता है, कर सकते हो आप अटैक, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा दैट विल बी वेरी लोकलाइज। तो दिल्ली पे मारेगा तो द्वारका खत्म हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। अगर टैक्टिकल से मारोगे दिल्ली पे तो दिल्ली नहीं खत्म होगा, हो सकता है द्वारका के कुछ सेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, राइट, या मे बी रोहिणी के कुछ सेक्टर्स, या मे बी केशवपुरम के कुछ सेक्टर्स, ओके, कुछ लोकेलिटी खत्म होगा, पूरा सिटी। तो इट इज बेटर यू यूज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स ऑन बिग सिटीज। पानीपत, हाँ, पानीपत वगैरह जो छोटे सिटीज हैं, Tier 2, पटना, पानीपत, इस टाइप के सिटीज हैं, उनका वो 50%, 50% खत्म हो जाएंगे। बिग सिटीज लाइक दिल्ली जो है वो 10% में भी खत्म हो जाए। इसीलिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स आर मोर यूजफुल इन दीज सिचुएशंस। ओके, any further questions? I hope you got this nuclear development. It's very important. Okay, this is very, very important class.
इसको अच्छे से करना, अभी मैं नोट्स भेजता हूँ, उसको पढ़ लेना, गेट द होल्ड ऑफ इट, कोई क्वेश्चन होता है तो डीएम कर लेना, ओके, लेकिन समझ के ही आगे बढ़ना, बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट, आई टेल यू। एक तो मेंस में इम्पोर्टेंट है, मेंस में तो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में जाओगे वहां पर ले दे के पूछ लेते हैं, ओके, इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आईएफएस डाला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, या इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट बता रहे हो, तो ये ले दे के क्वेश्चन आ ही जाता है, ओके। When Pakis were the respectable adversary, could we have defeated them? And we defeated them when they were. मैंने बताया ना 65 वॉर में they got the infinite glitch. एक उनका एयरक्राफ्ट गिरता था, तेहरान से 4 उड़ के आ जाते थे। एक उनका F-86 हम मारते थे गिरा के, उधर से 4 अमेरिकन भेज देते थे। एक पैटर्न खत्म होता था, उधर से 4 पैटर्न आ जाते थे। दैट इज द थिंग। तो उस समय अगर हमने हराया, ऑलराइट, लेकिन आज के डेट में आई से कि देखो इट्स नॉट वर्थ इट। पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट वॉर इज नॉट वर्थ इट। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान जो आर्मी है, इट हैज नथिंग टू लूज वाले मेंटालिटी में है, ओके। पाकिस्तान आर्मी इज इन नथिंग टू लूज मेंटालिटी, और इट स्टिल इज अ, पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल एडवर्सरी। पाकिस्तान आर्मी इज अ रिस्पेक्टेबल एडवर्सरी फॉर द सिंगल फैक्ट कि पूरी जो पाकिस्तान का डॉक्ट्रीन है, that is focused on only one enemy, and that is India. India has to fight two front war. India has to fight two front war, because in any case अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर में जाते हैं तो we would have to commit at least 500,000 troops on the Chinese border. चाइनीज बॉर्डर पे हमें 500,000, 500,000 ट्रूप्स कमिट करने पड़ेंगे। डजेंट मैटर चाइना अटैक करता है, चाइना अटैक नहीं करता है, वो बाद की बात है, वो अलग असेसमेंट है। लेकिन 500,000 ट्रूप्स वी हैव टू कमिट, 500,000 असॉल्ट ट्रूप्स, 500,000 डिफेंसिव पोजीशन में ट्रूप्स, और उसके बाद हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। वेयर एज पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का, दैट इज गेयर टुवर्ड्स ओनली वन एडवर्सरी। उनको खत्म कैसे करना है? इकोनॉमिकली खत्म करना है। उनको खत्म कैसे करना है? उनके टैंक के लिए तेल ना हो, ओके। जब ये हुआ था, व्हाट आई एम सेइंग, कारगिल हुआ था, कारगिल जो हुआ था उस समय पाकिस्तान के पास 3 डेज का तेल था। पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने खुद बोला है कि पाकिस्तान हैड 3 days ऑफ ऑयल एंड इंडिया कुड हैव डेसिमेटेड अस। ऑलराइट, इकोनॉमिकली हम नेवल ब्लॉकेड वगैरह यूज करके खत्म कर सकते हैं, ऑलराइट, but a direct war with Pakistan, with the view of capturing the cities, it might prove us costly. Okay, you might call me, बहुत लोग गाली गलौज करते हैं मेरे साथ when I say this on Twitter, but this is a fact. Okay, हम उस level of कैजुअलिटीज एंड उस लेवल ऑफ इकोनॉमिक डैमेज के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास है खोने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। सो अभी जो हो रहा है, किलिंग ऑफ पाकिस्तानी एसेट्स एंड आईएसआई एसेट्स बाय अननोन गनमैन, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन गो, ओके। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन गो फॉरवर्ड, और उसी से खत्म हो जाएगा द टेरर स्ट्रक्चर which is geared towards India, and the deep state structure which is geared towards India, that is going to get destroyed by that only. Anyways, let us not go astray, okay, let us not go astray. I think this is the right time to end the class.